इजराइल और हमास का युद्ध पूरी दुनिया में चर्चे 50 दिन से ऊपर हो गए। 7 अक्टूबर 2023 का वो शनिवार जब ऐसा जबरदस्त हमला हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में किया कि दुनिया स्तब्ध रह गई। इजराइल ऐसा लगा कि गहरी मदहोशी से और नींद से जागा, उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। क्या तो आयरन डोम और क्या दीवार पर लगे कैमरे और क्या उसके खास सुरक्षा दस्ते, सब के सब फेल हुए। 250 से ज़्यादा बंधकों को हमास अपनी तरफ उठाकर ले गया। इजराइल देखता रहा, बौखलाए इजराइल ने धनाधन हमले चालू कर दिए। इतनी मिसाइलें दागी जो साल भर के युद्ध में भी नहीं दागी जाती। पूरा गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गया, बारूद के ढेर लग गए। गाजा पट्टी में अस्पतालों पर भी हमले हुए। उसका कारण बताया गया कि अस्पताल के नीचे ही आतंकियों ने, जो हमास के हमलावर थे, उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। हालांकि हमास के जो लड़ाके हैं उनको आतंकी कहने पर भी लोग आपत्ति करते हैं। हमारी टाइमलाइन पर ही कई टिप्पणियां आती हैं, लेकिन जिस तरीके से आम नागरिकों को बंधक बनाया गया, कईयों की हत्या कर दी गई, सड़क चलते लोगों को गोली मार दी गई, नृत्य उत्सव में भाग ले रहे युवाओं को बंदी बना लिया, कई महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, इस घटना को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो हमला हुआ उसका उद्देश्य आपकी ज़मीन की रक्षा होता तो उसका तरीका अलग होना चाहिए था। बहरहाल इस पर पूरी दुनिया में बहस जारी है। दुनिया ने इस पूरे युद्ध को, इस पूरे मामले को बहुत करीब से देखा। बातें आई कि इसमें लेबनान शामिल हो जाएगा, ईरान शामिल हो जाएगा, अमेरिका भी कूद पड़ेगा, कई देश लड़ पड़ेंगे, और ऐसा लगा गोया इन सबको लड़ाने के लिए ही सारी दुनिया आतुर है। इस युद्ध में कभी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह शामिल होते रहे, कभी हूती हमलावर शामिल हो गए, अलग अलग तरह की बातें सामने आई, समीकरण बनते रहे। लेकिन 51 दिन हो चले युद्ध को, और इसमें एक बड़ा टर्न, बड़ा परिवर्तन तब आया जब ये बात आई कि 4 दिन का युद्ध विराम इजराइल की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए शर्त ये रखी गई थी कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके, जिनको बंदी बनाकर ले गए थे इजरायली लोगों को, उनको धीरे धीरे करके छोड़ना चालू करेंगे। इन बंधकों को रेड क्रॉस के मार्फत इजराइल को वापस दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो फिलिस्तीनी बंधक इजराइल की कैद में हैं उनको छोड़ने का भी सिलसिला शुरू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पूरे जो लड़ाई है इजराइल और हमास की, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो इसलिए है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बंधक बना लिए गए हैं फिलिस्तीन के लड़ाकों द्वारा या फिलिस्तीन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके द्वारा, और उसके बदले में मांग की गई हो जो फिलिस्तीनी बंधक इजराइल की कैद में उनकी। इसके पहले 1967-68 की जो लड़ाई हुई थी और उसके बाद की 2 लड़ाइयों में भी जो बंधकों को छोड़ने का सिलसिला चालू हुआ था, उसमें एक इजरायली नागरिक के बदले में 100-100, 150-150 फिलिस्तीनी बंधकों तक को छुड़वाने की शर्त रखी गई थी, और इजराइल को माननी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल और हमास की ये लड़ाई यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो ये कसम खाए हुए दिखाई देते हैं कि मैं हमास को ख़त्म करके रहूँगा। हमास को ख़त्म करने की उनकी ये कसम इस पड़ाव पर आकर क्यों रुक गई? 4 दिन के युद्ध विराम के लिए उनको क्यों तैयार होना पड़ा? पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको किसी भी कीमत पर अपने उन नागरिकों को छुड़ाना था जो लगातार 50 दिन से ऊपर होने के बाद भी हमास की कैद में बने हुए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, उनका जो परिवार है बंधकों का, उसका दबाव बहुत बड़ा था, तगड़ा था, और वो दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अगर इस दबाव को अनदेखा करते बेंजामिन नेतन्याहू और इस लड़ाई को जारी रखते तो देश के भीतर उनकी स्थिति लगातार कमज़ोर होती चली जाती। अपने नागरिकों को न बचाने का ये दाग उनको बहुत लंबे समय तक तकलीफ देता, और आगे जाकर इस तकलीफ को उन्होंने देख लिया था, इसलिए वो इस तरह के युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। जब हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर को, सोच समझ के किया था। वो जो भी तहस नहस कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, कारों को जला सकते थे, लोगों को गोलियों से उड़ा सकते थे, वो सब करने के बाद भी वो आखिर अपने साथ इन बंधकों को क्यों ले गए? वो इसीलिए तो ले गए थे ना। क्या उनको मालूम नहीं था कि इजराइल के पास इतनी शक्ति है, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों का समर्थन है कि वो पलटवार करेगा, और तगड़ा पलटवार करेगा? वो जान रहे थे कि वो शेर की मान में घुसकर किस तरीके का शिकार करके ला रहे हैं। इसीलिए शिकार करने के साथ साथ वो उन बंधकों को अपने पास ले गए थे जो उनके लिए सबसे बड़ी ढाल बनेंगे, उनका सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बनेंगे। और यही कारण है कि तमाम संसाधन होने के बावजूद भी इजराइल
उस तरीके से गाजा पट्टी पर हमला नहीं कर पाया जैसे वो कर सकता था। एक तो गाजा पट्टी में बनी सुरंगें उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और दूसरी चुनौती थी उसके खुद के अपने नागरिक जो बंधक के रूप में हमास के पास मौजूद थे। अगर इस सारे हमले में हमास के लड़ाकों को मारने की बजाय वो अपने ही नागरिकों को मार बैठते तो ये उनके लिए ज़्यादा बुरा होता। न केवल इजराइल के भीतर किरकिरी होती बेंजामिन नेतन्याहू की और इजराइल के सैनिकों की, बल्कि सारी दुनिया भी ये तमाशा देखती कि अपने लोगों को नहीं बचा पाया इजराइल और हमास को मारने के चक्कर में अपने ही लोगों को मार दिया। इसीलिए इस पूरी लड़ाई में तमाम हमले करने के बावजूद, मिसाइलें दागने के बावजूद भी इसराइल बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो चाहता था बंधकों को छुड़ा ले। जो रणनीतिकार हैं और जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के करीबी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इजराइल ने जैसा काम पहले ऑपरेशन थंडरबोल्ट में किया था कि वो जाकर युगांडा में ईदी अमीन की नाक के नीचे से अपने बंधकों को छुड़ा लाए थे जो विमान अपहृत करके ले जाया गया था, वैसा ही कोई करिश्मा, वैसा ही कोई दांव दिखा देंगे और 7 अक्टूबर के हमले का ये दाग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, थोड़ा सा उनकी इज्जत बच जाएगी। इसके लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई गई। कोशिश ये की गई कि अंदर घुसकर अपने लोगों को बचाकर निकाल लाया जाए, लेकिन इस मामले में हमास के लड़ाकों को पूरे अंक इसलिए मिले हैं कि इजराइल कामयाब नहीं हुआ। उसे ठीक ठीक लोकेशन अपने बंधकों की नहीं पता चली, वो लगातार उनकी जगह बदल रहे थे और इस तरह की रणनीति अपना रहे थे जिससे इजराइल उलझा रहा। आखिरकार अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और अपने भीतर से जो दबाव बढ़ रहा था बंधकों के परिजनों का, उसके देखते हुए इजराइल को झुकना पड़ा। इजराइल ने ये शर्त इसलिए मानी कि वो चाहता है कि उसके लोग इस तरफ आ जाएं। आगे क्या? अगर उसके सारे बंधक उसके पास आ जाते हैं तो क्या वो उसके बाद जाकर हमास को पूरा खत्म करने की अपनी कसम को जारी रखेगा? ये इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके के समीकरण बने हैं पूरे अरब मुल्क में, पूरे मध्य पूर्व में, जिस तरीके के अलग अलग तरीके के राजनीतिक समीकरण भी बने हैं, उसको देखते हुए ये बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस लड़ाई को बेंजामिन नेतन्याहू जारी नहीं रखते हैं तो ये उनके लिए अपने अस्तित्व को और इजराइल की साख को बचाने के एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने होगा। पहला तो काम वो यही करेंगे कि कैसे भी सारे बंधक छूट जाएं, लेकिन इसके बदले में जो फिलिस्तीनी बंधक छोड़े जा रहे हैं वो भी सारे वो लोग हैं जो लंबे समय तक इजराइल के लिए सिरदर्द बने रहे, अलग अलग रणनीति बनाकर, योजना बनाकर उस पूरी लड़ाई को नेतृत्व देते रहे जिससे इजराइल की नाक में दम हो, इजराइल परेशान हो। ऐसे लोगों के छूट जाने से हमास के लड़ाकों की और फिलिस्तीन के लिए उस तरफ से मोर्चा ले रहे सभी लोगों की ताकत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए फिलहाल 51 दिन की इस लड़ाई के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि इस लड़ाई में कौन जीता, तो फिलहाल ज़्यादा नंबर हमास के लड़ाकों के इस बात के लिए बढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से इजराइल के बंधकों को छुड़ाने का कोई मौका इजराइल को नहीं दिया। सब इंटेलिजेंस पावर लगा ली, सारी ताकत लगा ली, लेकिन वो गुपचुप तरीके से, रणनीतिक तरीके से, कमांडो भेजकर, कुछ भी करके अपने लोगों को छुड़ाकर नहीं ला पाया। आज तमाम हमले कर देने के बाद भी कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर देखा जा सकता है, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये केवल एक विराम है, ये अल्प विराम है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब हम अपने सारे लोगों को वापस बुला लेंगे तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लड़ाई किस रूप में आगे बढ़ेगी इसको हम आपको बताएंगे amarujala.com को। फिलहाल आप इस बात को समझो कि लड़ाई की शुरुआत में जिस तरह की बातें होती है, लड़ाई का खात्मा कभी भी उन बातों के साथ नहीं होता है। आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए। जब 1.5-2 साल पहले ये युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह की बातें बड़े बड़े अलार्म न्यूज़ रूम्स में और चैनलों में बजने लगे थे। आज वो युद्ध कहाँ पहुँचा है? शहरी लड़ाइयाँ हैं, अलग तरीके की सामरिक लड़ाइयाँ हैं। ये कभी भी उस तरह की कि आमने सामने की लड़ाई में तब्दील नहीं होती हैं या नहीं होंगी नई वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए, जिस तरह की बातें शुरुआत में सामने आती हैं। 51 दिन पहले जिस तरह की बात इजराइल और हमास की लड़ाई को देखते हुए सामने आ रही थी कि दुनिया खेमों में बढ़ गई है और ये सारे खेमे आपस में भिड़ जाएंगे, आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, आज का जो वैश्विक युग है जिसमें तार आपस में बहुत उलझे हुए हैं, उसमें इस तरह की लड़ाइयाँ तुरंत छिड़ जाना आसान नहीं है। हाँ, इस तरह की लड़ाइयों के जारी रहने से आगे जाकर कोई बड़ा संकट दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन फिलहाल
दुनिया के नेता भी इसकी कीमत समझते हैं, इसलिए बातें ज़रूर करते हैं। जैसा कि नाटो देशों ने कह दिया कि नाटो देश अपना एक भी सैनिक इजराइल की धरती पर लड़ाई के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन जो युद्धक सामान है, जो हथियार हैं, गोला बारूद है, उसकी विधिवत सप्लाई वो जारी रखेंगे। ऐसा ही उन्होंने यूक्रेन और रूस में भी किया है। यूक्रेन को सारे हथियार देते रहे, लेकिन लड़ने एक भी सैनिक नाटो देशों का नहीं गया, जबकि सारी लड़ाई इसी बात पर थी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने को लेकर रूस बौखलाया हुआ था, पुतिन गुस्सा थे। इन लड़ाइयों का अंजाम सिर्फ ये होता है कि इस सारे हमले में जो निरीह जनता गाजा पट्टी की तरफ मारी गई वो पीड़ित है, नुकसान उनका हुआ है। मरहम पट्टी करते हुए जिन बच्चों पर बारूद आ गिरा और वो इस दुनिया से विदा हो गए, उनका नुकसान है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर जिन लोगों को सोते हुए उठाकर मार दिया, सड़कों पर चलते गोली मार दी, जिन युवाओं को उनके नृत्य उत्सव से खींचकर अगवा कर लिया और वो 50 दिन तक मानसिक पीड़ा झेलते रहे, उन सब का नुकसान है। इन सब का नुकसान देखने बाद में कोई नहीं आ जाता, बचते हैं तो बारूद के ढेर। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।